हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं, जो नए लोग जुड़े हैं अभी, जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया होगा या पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए बता दें कि ये चैनल ज़रूर न्यू है, लेकिन ये डिस्कशन न्यू नहीं है। स्टेप अप आईएएस के चैनल पर अगर आप लोग पहले सुनते थे तो ये वही डिस्कशन है जो इस चैनल पर कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे किसी प्रॉब्लम की वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं वीडियोज़ को। इसके अलावा आप में से जो भी लोग हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ताकि लोगों तक पहुंचे। और आपको बता दें कि अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और आपको भी जब न्यूज़पेपर को पढ़ना है तो उसको एक एनालिसिस के ज़रिए से पढ़ना है, ठीक है। प्लीज़ इसको लाइटली ना लिया जाए। बहुत ज़्यादा फैक्ट के ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि आप अपने लेवल को भी इंक्रीज़ करें। और जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो अपनी तैयारी में क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि जो पिछले 3-4 साल का पैटर्न है वो क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या पूरा लेवल है क्वेश्चंस का। बिकॉज हर बार ही आपको ये सुनने में आता है कि इस बार यूपीएससी ने बहुत टफ क्वेश्चन पूछे थे, बट एक्चुअली में ऐसा होता है कि हर बार जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं एक कॉमन होता है। उस तरीके को पहचानने की ज़रूरत है, उस मेथडोलॉजी को जानने की ज़रूरत है, और ये हमें काफ़ी हेल्प करता है एग्जामिनेशन में। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, गेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारी जो पूरे साल की जो लर्निंग है वो बहुत काम आती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, खास करके इस बार 2020 का मेंस या 21 के प्रीलिम्स या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि ये जो डिस्कशन हो वो आपको बहुत हेल्प पहुंचाए। जितने लोगों को इससे हेल्प मिला है उनको थैंक्स, जिन्होंने अभी मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया है कि उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ। बाकी जो लोग हैं वो प्लीज़ थोड़ा फोकस और बढ़ाइए, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। आई विल अश्योर यू। एंड इस डिस्कशन को, इसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उसको लिखते जाना है, वरना आपका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम भूल जाते हैं किसी भी चीज़ को, जिसको आज पढ़ रहे हैं मैक्सिमम हम 1 वीक तक याद रख सकते हैं, उसके बाद वो चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। और जब आप मैगज़ीन उठाते हैं तो आपको सब कुछ बहुत नया नया सा दिखता है, आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, जबकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो कोटेशंस आपको मैं डेली यहाँ पर दे रही हूँ, उसको आपको नोट तो करना ही है, लेकिन साथ में याद भी करते हुए जाना है। जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। जब आप पेपर 4 पे काम करना शुरू करेंगे, देन यूल अंडरस्टैंड कि हाँ, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज 12 अक्टूबर है और आज का कोटेशन आपके सामने है। बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है ये। द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। जिससे हमें सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है वो क्या है? हमारा डर है। कई बार कई सारी चीज़ों से हमें डर लगता है। बहुत सारे लोग तो आईएएस की तैयारी को शुरू करने से डरते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंग्वेज से डरते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू से फेयरफुल होते हैं। तो हर किसी के लिए जो उनका डर है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि आप में से अगर किसी का कोई भी ऐसा डर है जो आपको लगता है कि ये बस एक डर है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आज हम लोग 3 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। अशोक गुलाटी जी का भी एक आर्टिकल होगा, आईआर पर एक आर्टिकल होगा, और हमेशा की तरह इकोनॉमी का एक आर्टिकल होगा, जो बहुत अच्छा आर्टिकल है और आपको बहुत ध्यान से उसको सुनने की ज़रूरत है। पूरे डिस्कशन में ये सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। कंपनसेशन सेस, जीएसटी काउंसिल, हालांकि आप जानते हैं इसके बारे में, बट स्टिल आपको इसके बारे में एक एक्स्ट्रा एंगल आज मालूम चलेगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो अशोक गुलाटी जी का है। अच्छा, एक और चीज़, आज लेट हो गया है थोड़ा सा, बिकॉज मॉर्निंग में अर्जेंट काम आ गया था, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये डिस्कशन अभी लेट अपलोड हो रहा है।
बट कल से हम लोग बिल्कुल टाइम पर रहेंगे और थोड़ा और अर्ली इसको मैं करने की कोशिश भी कर रही हूँ लगातार। जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर में आ जाएगा ये सेक्शन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, बिकॉज अशोक गुलाटी जी एग्रीकल्चर पर ही आर्टिकल को लिखते हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छा आर्टिकल इनका होता है। तो इनके आर्टिकल हो गए, सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल हो गया, ये सब आर्टिकल हमें पढ़ना होता है एक्सप्रेस में खास करके, बिकॉज इससे आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक, आईआर का टॉपिक, ये सब क्लियर होता जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहा है इन्होंने ऑब्वियसली हमेशा की तरह फार्मर की प्रॉब्लम को यहाँ पर उठाया है और उसमें ये आज एम्फेसिस कर रहे हैं एमएसपी के इशू पर। कह रहे हैं कि चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, हमेशा ही ये लोग एक दो एंगल पर फोकस करते हैं। वो फोकस क्या होता है, कैसे किसानों को छूट दे दी जाए, कैसे एमएसपी के दायरे में और चीज़ों को ला दिया जाए, कैसे उनके लिए और जैसे कि लोन वगैरह को माफ़ कर दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो बड़ा तलाशती रहती है पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो डिस्कशन और डिबेट चलता है वो भी इसके ही आसपास चलता है। अब ये जिक्र करते हैं कि जब एमएसपी का सिस्टम आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, और इसको ऑब्वियसली काफ़ी साल हो चुके हैं जब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए किसानों को मदद पहुंचाई जाती है, उनकी जो फसल है उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको वो बर्बाद ना हो, किसानों का फ़ायदा हो, उनका नुकसान ना हो। एंड लेकिन जाहिर तौर पर अभी अगर हम देखें तो अभी का जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर में खास करके, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा सेक्टर है ये, जहाँ पे अगर आप 60s में जाकर के देखते हैं या उससे पहले जाकर के देखते हैं तो एक अजीब सी स्कैरसिटी थी, एक अजीब सा क्राइसिस था पूरे कंट्री में। लेकिन आज का ऐसा समय है जहां आपके पास सरप्लस है, आपके पास फूड ग्रेन सरप्लस अमाउंट में है, एक्स्ट्रा है, आप दूसरे देशों को भेज पा रहे हैं। द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीलिंग द शॉर्टेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज डीलिंग विद सरप्लसेस। अब देखिए, हमारे पास कई सारी पॉलिसी मेकिंग्स हैं, कई सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं जो क्या बताती हैं कि हाउ टू डील विद द क्राइसिस, हाउ टू डील विद द स्कैरसिटी, राइट। लेकिन हमारे पास अब एक ऐसे पॉलिसी के आने की ज़रूरत है जो हमें ये बताए कि हाउ टू डील विद द सरप्लस। गेटिंग माई पॉइंट। आपको ये तो पता है कि जब आपके पास सामान कम है तो कैसे जीना चाहिए, जब पैसे कम हैं तो कैसे जीना चाहिए, लेकिन आपको साथ में ये भी सोचना होगा, अगर आप बड़ा बनने का सपना रखते हैं तो आपको ये भी सोचना होगा कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, यानी इस समय जो भारत में एग्रीकल्चर की स्थिति है वो सरप्लस में है, यानी कि फूड ग्रेन अगर 2 से 3 गुना ज़्यादा है एफसीआई के पास, तो हमें ये भी सोचना होगा कि हम सरप्लस के समय में कौन सी पॉलिसी मेकिंग को लेकर के आए कि किसानों का भी फ़ायदा हो, सरकार का भी फ़ायदा हो, जो ट्रेडर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी फ़ायदा होना चाहिए इन द सरप्लस इकोनॉमी, अनलेस वी अलाउ अ ग्रेटर रोल फॉर मार्केट and make agriculture demand driven, and the MSP route can spell financial disaster। क्या कहा जा रहा है कि जब आपके पास सरप्लस हो गया तो आप क्या कीजिए, मार्केट को ओपन करेंगे, राइट, आप डिमांड ड्रिवन अप्रोच को लेकर के आएंगे। लेकिन अभी भी अगर आप एमएसपी के रूट को चुन रहे हैं या कुछ ऐसे पॉलिसी मेकिंग्स को बना रहे हैं जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अभी क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि वो फाइनेंशियल डिज़ास्टर भी क्रिएट कर दे। कई बार क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग्स के इधर उधर होने की वजह से भी एक सर्टेन क्राइसिस या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। और वैसे भी एक और चीज़ ये कहते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं होता, हमेशा हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कैसे किसी भी सिस्टम को अपग्रेड करते रहें, इन्हांस करते रहें, ताकि जो सर्टेन बेनिफिट्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र होता रहे। सो द एमएसपी सिस्टम इज़ मच मोर कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट। इनका कहना है कि जो अभी एमएसपी वाला सिस्टम है वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो सकता है, बहुत कॉस्टली भी हो सकता है। वहीं अगर हम मार्केट लेड सिस्टम की बात करें तो ज़्यादा सस्टेनेबल दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेट एक्सप्लेन द सम डिटेल्स। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डाटा एंड फैक्ट्स को भी दिखाया है। 2011 से 2021 का ये डाटा है। तो आप देखेंगे कि बफर नॉर्म्स पहले कितना था, फिर उसको कितना किया गया है, और बफर स्टॉक ऑफ राइस कितना है, वीट कितना है। तो देखिए, आप अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वीट और राइस का सरप्लस भारत में ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं
ये जो एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट है, एमएसपी इन चीज़ों पर ज़्यादा देने की वजह से इनका सरप्लस हमारे पास ज़्यादा है, ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट सीरियल्स या ग्रेन्स हैं उन सभी का सरप्लस है, ऐसा नहीं है। जो वीट और राइस हैं इनका सरप्लस थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जो बेनिफिट्स दिए गए हैं अभी तक, उसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं समहाउ। पर यूजल ऑफ MSPs and the dominated system of rice and wheat shows that the stock with the government are way above the buffer stock norms. तो अभी जितना स्टॉक होना चाहिए बफर में उससे कहीं ज़्यादा है, एज यू नो दैट। और उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? राइस और वीट, जो कि आपने देखा फिगर में ऑलरेडी पूरा आपको डाटा दिखाया गया। नाउ द थिंग इज, अब अगर हम FCI की तरफ से बात करते हैं, अभी जो सरप्लस का हमने जिक्र किया वो आपको समझ में आ गया कि भाई चावल और गेहूं बहुत ज़्यादा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इन सारे स्टॉक को रखती है, ठीक है, अब उसको क्या क्या परेशानी हो रही है? जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बता दें कि बहुत क्राइसिस में है इस समय में, क्योंकि FCI को जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए इनको कॉस्टिंग चुकानी पड़ती है, इनके जो लेबर है उनको कॉस्ट देना पड़ता है, राइट। ये जहाँ पे स्टॉक अपना रखते हैं अलग अलग जगह पर, जहाँ पे गोडाउन्स हैं, वहाँ पर उनका जो ग्रेन को रखने का, स्टोर करने का, इनको पैसा चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से FCI के पास बहुत बड़ा कर्जा है इस समय में, हमने इसको डिस्कस किया था पहले आर्टिकल्स में। अब ये जो सिस्टम है और इसमें इनको काफ़ी कॉस्टली जो लेबर मार्केट है उनके अकॉर्डिंगली जो इनको लेबर डिपार्टमेंटल लेबर्स मिल रहे हैं बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। एंड नो वंडर मार्केट प्राइस ऑफ राइस एंड वीट आर मच लोअर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट इनकर्ड बाय द FCI। अब जो कॉस्टिंग FCI को देनी पड़ रही है ना राइस और वीट को प्रोक्योर करने में, उससे कहीं कम दाम में राइस और वीट लोगों को मिल जा रहा है, यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट इसका काफ़ी हैवी पड़ रहा है FCI को, तो एक तरीके से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। द बॉटम लाइन इज़ दैट द ग्रेन स्टॉक ऑफ FCI कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड विदाउट अ सब्सिडी विच इन्वाइट्स WTO's ऑब्जेक्शन। अब क्या है, जैसे ग्रेन वगैरह है उसको अगर एक्सपोर्ट करना हो तो उसमें सब्सिडी देना पड़ता है। अब सब्सिडी के लिए कौन मना करता है? WTO ने सीधा ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो नहीं दे सकते हैं एग्रीकल्चर में। हालांकि आपको अगर याद हो कि WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली WTO ने ये बॉक्सेस बना रखे हैं ग्रीन बॉक्स में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए आप कितने भी सब्सिडी दे सकते हो, बिल्कुल फ्री है वो। लेकिन अब भारत में इतना तो पैसा है नहीं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करें, राइट। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो बड़ी आसानी से खर्च कर लेती हैं। और इसके लिए एक और बॉक्स बनाया गया है एम्बर बॉक्स का सब्सिडी। एम्बर बॉक्स में क्या होता है कि वहाँ पर लिमिट है कि WTO ने कहा है कि आप 10% तक एग्रीकल्चर पे आप खर्च कर सकते हो डेवलपिंग इकोनॉमी को, और डेवलप्ड जो है वो 5% कर सकती है। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया ने अभी भी इस लिमिट को क्रॉस कर लिया है, 10% की लिमिट को क्रॉस कर लिया है। हम इस पर ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, हालांकि उसके लिए भी एक अलग से क्लॉज है। तो ये पूरा WTO का मुद्दा है। तो इनका कहना ये है कि किस तरीके से FCI के साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स इसको वो फेस कर रही है। एक तरफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी डिमांड है, और ऑन द अदर हैंड जो फार्मर्स की समस्या है वो अलग है। फिर भारत में फूड का सरप्लस बना रहना चाहिए, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। FCI के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का बर्डन है, और वो बर्डन दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट ने FCI को कहा हुआ है कि आप बाहर से पैसे उठा सकते हो इस बर्डन को कम करने के लिए। लेकिन अगर इसको बजट में दिखा दिया जाए तो फिर सीधे तौर पर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो दिखने लग जाएगा इसकी वजह से कि कितना ज़्यादा है। नाउ कम टू द पॉइंट, फिर से आते हैं कि MSP जो होता है एक अश्योरेंस होता है, ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। सरकार इसके लिए लीगली बात नहीं है, उसने क्या किया, अश्योरेंस दिया हुआ है कि अगर आपका इससे कम दाम पर नहीं बिकता है, मतलब अगर आपका इससे ज़्यादा दाम पर अनाज नहीं बिकता है तो हम इसको खरीद लेंगे इतने दाम पर। तो वही होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई अगर आप चावल को उगाओ, अगर चावल आपका मार्केट में नहीं बिक पाता है, आपको वहाँ फ़ायदा नहीं मिलता है, लोग बहुत सस्ते में आपका ख़रीद लेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, हम आपका इसी दाम पर ख़रीदेंगे, वो MSP होता है। वहीं दूसरी तरफ जो शुगर केन है उसके लिए FRP दिया जाता है, फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस। अगर आपको याद हो ये सब कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। जो लोग फ्रेशर हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ना शुरू कर दीजिए।
न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा माध्यम होता है हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का, हर कॉन्सेप्ट को जानने का, सीखने का, ठीक है। तो एफआरपी किस पर दिया जाता है? शुगर केन पर दिया जाता है। एमएसपी किस पर दिया जाता है? ग्रेन्स पर दिया जाता है, सीरियल्स पर दिया जाता है, ऑयल सीड्स पर दिया जाता है, राइट। So, उत्तर प्रदेश अनाउंसेस इट्स ओन स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। अब यूपी जो है वो अपना अनाउंस करती है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, और सबका मतलब राज्यों का भी अपना अलग अलग सिस्टम रहता है इसको लेकर के। लेकिन अब ये यहाँ पर जिक्र करते हैं मिल्क का। तो देखिए मिल्क के बारे में इनका क्या कहना है। अब शुगर केन और उसकी बात हो गई, लेकिन एफआरपी देने के बावजूद भी शुगर केन पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो लोग शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं उनको, उन किसानों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है इस पर, आपने सुना होगा। अनलेस शुगर केन प्राइसिंग फॉलोज द सी रंगराजन कमिटीज़ रिकमेंडेशन। सी रंगराजन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको फॉलो करने के बावजूद भी एफआरपी पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है लोगों को। And somewhat akin to milk pricing, the problem of sugar sector will not go away. And the most important commodity of the Indian agriculture, milk, whose value more than that of the rice, wheat, sugar cane combined. वहीं अगर हम मिल्क की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है कि मिल्क का जो प्राइस है वो देखिए राइस, व्हीट और शुगर केन का जब कंबाइंड प्राइस देखेंगे ना तो उससे भी ज़्यादा है। तो यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और इसका कारण क्या बता रहे हैं ये, तो अशोक गुलाटी जी का ये कहना है कि इसका कारण है यहाँ पर होने वाले पॉलिसी मेकिंग में बदलाव हैं। यहाँ पर जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दिखा है, यहाँ पर जो प्राइवेट लोगों का एक कोऑपरेशन दिखा है, राइट, कोऑपरेटिव्स चला दिए गए। और इस तरीके से आज भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है मिल्क के मामले में। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने मिल्क को इंडिपेंडेंटली छोड़ा। उस पर कोई एमएसपी नहीं दिया जाता है, उस पर ये नहीं कहा गया है कि आपका अगर जो मिल्क है वो नहीं बिकेगा तो उसको सरकार खरीद लेगी, स्टोर कर लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। लेकिन उसके कई सारे तरीके ढूंढे गए, उसमें कई सारे कोऑपरेटिव्स बनाए गए, और जैसे उसका क्या और एडवांसमेंट हो सकता है ये सोचा गया। मिल्क से जो रॉ मिल्क है, मिल्क से मिल्क पाउडर बनाया गया। इस तरीके से जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, मार्केट दी गई, फ्री छोड़ा गया, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ्री छोड़ा गया, तो आज के समय में भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन पाया है, राइट। तो इनका क्या कहना है, इनका यही कहना है कि आज जब हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है राइस और वीट का, तो हमें राइस और वीट के सेक्टर में भी बदलाव करने की ज़रूरत है, और किसानों को वहाँ पर भी इसी तरीके से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड दिस कंपनी विल हेल्प रेज प्रोडक्टिविटी। तो ये वही मिल्क का एग्जांपल दे रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाई, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद पहुंचाई। उसके बाद फार्मर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और कई तरीके की जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको हटाया गया। मार्केट फीस, सेस, कमीशंस, मंडी सिस्टम, इन सबको एलिमिनेट किया गया। तो उससे क्या हुआ, उससे ग्रोथ हुआ, सस्टेनेबल ग्रोथ हुआ, और आज आपके सामने उसका रिजल्ट दिख रहा है। यही सेम एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन को लाने की ज़रूरत है कहाँ पर, एग्रीकल्चर के फील्ड में, बाकी सेक्टर में, ग्रेन्स में, जो आप वीट और राइस, शुगर केन, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, या आपको मालूम होगा कि भारत में अगर इन सब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो इनको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे हमारा जो लाइवलीहुड है वो भी बचा रहेगा। जो एक स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हम झेलते थे कभी, वो कभी नहीं आएगी, और इससे भारत जो है वो इंडिपेंडेंट और एक ग्रोइंग नेशंस में से एक बन सकता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, द फेडरलिज्म टेस्ट, और इसमें हम बात करेंगे जीएसटी की। इसको आप जीएस पेपर 2 में लाएंगे। तो जीएसटी को 2017 में लॉन्च किया गया, आपको याद होगा इसका बैकग्राउंड। तो आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हैं, मुझे कभी कभी समटाइम आई फील वेरी बैड। आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं डिस्कशन के दौरान, चाहे तो आप लोग सुनते नहीं है ढंग से, या फिर आप सुनते भी हैं आंसर तो क्वेश्चन तो आपको लगता है अरे ठीक है ना मैम ने बोला, अब कोई बात नहीं। तो मतलब यार ये रिलेशन जो है यहाँ पर, अगर मैं आपके लिए ये डिस्कशन लेके आ रही हूँ, आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। तो प्लीज़ आप में से जो लोग सीरियस हैं, बाकी जो सीरियस नहीं है उनका तो कुछ कर नहीं सकते, जो लोग सीरियस हैं वो आंसर ज़रूर कीजिए कमेंट में। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। जीएसटी पूरा जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, इसके बारे में आपको बताना है मुझे। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जीएसटी काउंसिल की बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और ये एक स्ट्रक्चरल चेंज आप इसको मान सकते हैं। साथ ही में जो फेडरल कैरेक्टर है उसको शो करने का एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये जीएसटी।
इफ़ आई एम टेलिंग यू, उसी के बारे में बात हो रही है। तो राइटर भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, राइटर का भी यही मानना है कि इतना बड़ा जो बदलाव हमने किया देश में, स्ट्रक्चरल चेंज किया, और उसमें बाकी सारे राज्यों ने भी समर्थन दिया सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को। उस चीज़ को यूनियन गवर्नमेंट को भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो किस तरीके से समझने की ज़रूरत है, बात करते हैं कंपनसेशन सेस पर। तो क्या हुआ है अभी, एज यू नो कि इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना क्राइसिस की वजह से, उसके पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम हुई, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा, जो टैक्स रेट है और टैक्स कलेक्शन है उस पर पड़ा, और वो काफ़ी कम हो गया। तो जो डाटा है वो बताते हैं कि जो कलेक्शन हुआ है टैक्स का वो काफ़ी कम हुआ है, और एक्ट ऑफ गॉड जो कि एक पेंडेमिक था, कोरोना वायरस है इवन स्टिल देयर इन द सोसाइटी, और उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का, और जो कलेक्शन हुआ है वो बहुत कम हुआ। इसकी वजह से वो कंपनसेशन सेस जो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था राज्यों से कि जिनका कलेक्शन कम होगा रेवेन्यू का, उनको 5 साल तक ये कंपनसेशन सेस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो नहीं दिया जा पा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है अभी कॉन्फ्लिक्ट का स्टेट और सेंटर के बीच में। तो कहीं पर तो जो गवर्नमेंट है वो सेम है, यानी कि प्रो बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में बीजेपी, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कम होगी, राइट। लेकिन जहाँ पर अगर दूसरी गवर्नमेंट है तो जाहिर तौर पर उनको प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन ये रखा है कि टू प्रोवाइड स्टेट ए स्पेशल विंडो टू बोरो। अब ये कहा कि आप बोरो कर लीजिए, आप मार्केट से उधार ले लीजिए, और 97,000 करोड़ फ्रॉम आरबीआई से आप बोरो कर लीजिए, विच वॉज लेटर रिवाइज टू 1.1 लाख करोड़। तो इसको बढ़ा करके 1.1 लाख करोड़ कर दिया गया बाद में। फिर ये कहा गया कि बोथ द इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रीपेमेंट वुड बी मेड फ्रॉम द फ्यूचर कलेक्शन ऑफ द कंपनसेशन सेस, ठीक है। अब ये जो आप बोरो कर रहे हैं, इसका कंपनसेशन आप कहाँ से देंगे, इसको वापस कैसे करेंगे, इसका जो इंटरेस्ट होगा और जो मेन पेमेंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो आप कंपनसेशन सेस से वापस कर देना आरबीआई को, ठीक है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या था, द इंटायर शॉर्टफॉल ऑफ 2.35 लाख करोड़ कुड बी बोरोड फ्रॉम द मार्केट। दूसरा वाला कहा कि आप मार्केट से बोरो कर लीजिए, एंड द स्टेट वुड हैव टू बियर द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब स्टेट को इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, मार्केट से जो आप पैसा उठा रहे हो उसका इंटरेस्ट आपको चुकाना होगा, लेकिन उसका जो रीपेमेंट होगा वो आप जो सेस का कलेक्शन है उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वो तो मान गई, लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट है उनको ऑब्वियसली परेशानी हो रही है, उनको दोनों ही ऑप्शंस उनको समझ नहीं आ रहे और वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो जीएसटी काउंसिल लाया गया 2017 में, उसमें यही सारी चीज़ें हैं कि इसका क्रिएशन इसलिए हुआ ताकि जो टैक्स रेट है उसको घटाया बढ़ाया जा सके, पूरी तरीके से सब कुछ एनालिसिस हो सके। यूनिफाइड डोमेस्टिक कंजम्पशन टैक्स वाज हेल्ड एज अ ग्रेटर एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यही राइटर कह रहे हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और अब अगर इसमें इतनी परेशानी हो रही है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इसको ठीक तरीके से रिवाइव और रिव्यू करने की ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने कहा था, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी शुरुआती दौर में, 7th और 8th मीटिंग जो थी, वहाँ पर जो वादे किए गए थे, वहाँ पर जो कहा गया था कि हम 5 साल तक कंपनसेशन देंगे, उसको इनको कंटिन्यू करना चाहिए। एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द पीरियड क्राइसिस विच डज नॉट आर्ग्यू वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूनियन स्टेट रिलेशनशिप। अब इनका रिलेशनशिप बीच में है, राइट, यूनियन और स्टेट का, तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। पहला है द प्रेजेंटेशन ऑफ 2 ऑप्शन विदाउट एनी डिस्कशन। सही बात है, आपने बिना किसी डिस्कशन के कैसे ऑप्शन रख दिया कि आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन लो। तो क्या होना चाहिए, अगर हम फेडरल कैरेक्टर को लेकर के आ रहे हैं और हमें राज्यों ने समर्थन दिया है, तो हम पहले तो एक यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए था। एंड मैंडेटिंग द, अब यहाँ पे जो डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया गया, मैंडेट कर दिया गया कि आप किसी भी एक को चुनो, वो एक सही स्पिरिट को नहीं यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, राइट। तो आप एक तरीके से तो आप सारे राज्यों का विश्वास जीतो, उनसे बात करो, उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स को रखो। दूसरा क्या है, गिविंग सेलेक्टिव प्रेस स्टेटमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ऑफिशियल्स एंड सोर्सेज टू प्रेशराइज द स्टेट। अब क्या होता है, कोई भी एक, मान लीजिए यूनियन से, गवर्नमेंट से आते हैं और वो एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, प्रेस में रिलीज कर देते हैं, तो या कुछ भी कहते हैं कि हमें बहुत क्राइसिस है, हम अभी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, कुछ भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो क्या करता है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, बिकॉज स्टेट्स अल्टीमेटली फाइनेंस पर टिका हुआ है, और स्टेट के पास अभी जीएसटी के आने के बाद से जो डिवोल्यूशन होता है टैक्स का, उसमें काफ़ी कम हो गया है।
तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी है स्टेट की, उस बात को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये राइटर का मानना है। एंड थर्ड कहा जा रहा है कि देयर विल बी अ स्टेटमेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स दैट द जीएसटी काउंसिल डज नॉट हैव jurisdiction over the borrowing and borrowing is an individual state centered decision under 293 आर्टिकल। अब देखिए ये जो आर्टिकल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आर्टिकल 293 के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि ये जो बोरोइंग होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, राइट। स्टेट अपना बोरो करे अपना चुकाए, यूनियन गवर्नमेंट अपना बोरो करे अपना चुकाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से आप उनको छोड़ दे रहे हैं। तो फिर अगर जीएसटी काउंसिल में ये सब मैंडेट नहीं है तो जीएसटी काउंसिल फिर करेगी क्या? जीएसटी काउंसिल को तो इसीलिए बनाया गया ना कि जो स्टेट में आने वाली परेशानी है, टैक्सेशन में आने वाली परेशानी है, उन सभी को दूर किया जाए। तो उस स्पिरिट को यहाँ पर रखा जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए। द इशू इज़ वन ऑफ द कंपनसेशन टू बी पेड टू द स्टेट्स फॉर विच अ सोल्यूशन मस्ट बी फाउंड। It is the center's commitment to find the compensation mechanism and borrowing is one of the option। तो अब अगर आप compensation से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसके जो दूसरे mechanisms हैं उसको भी ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और यहाँ पर बोरोइंग के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी काउंसिल में डिस्कस होना चाहिए, उनको इस बात का सुझाव देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अपने जो मीटिंग थी 7 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी वहाँ पर प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस को निभाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट जो है वो दोनों सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्यूचर में ऐसा कोई ऑप्शन लेकर के आना चाहिए, इस पर स्टेट के ऊपर कोई बर्डन नहीं दिया जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट मेयरली अ मैटर related to the compensation for loss of revenue but also the credibility of honoring the agreement। जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर राज्य और स्टेट के बीच में हुए एग्रीमेंट को ही फॉलो नहीं किया जाएगा सही तरीके से तो फिर बहुत बड़ा ट्रस्ट क्राइसिस आ सकता है और उस चीज़ को बचाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट कंपनसेशन, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स जस्ट अबाउट द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच शुड बी मेंटेन्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली एंड कोऑपरेटिव वे में, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आर्टिकल है टॉकिंग पीस। तो ये आ जाएगा आपका जीएस पेपर 2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द तालिबान, अफगानिस्तान, इंडिया, एवरीथिंग। तो आपको ऐसा मालूम है अब्दुल्ला इन दिल्ली विजिट पर थे लास्ट वीक और इसको एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप कहा जा सकता है। इंडिया के पाले में सब कुछ फिर से आ रहा है ऐसा कहा जा सकता है, बिकॉज हम ही ने बहुत सारे आर्टिकल को डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब ये पीस टॉक की बात हो रही थी। आपको बैकग्राउंड मालूम है ना कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर जा रहा है। किस शर्त पर? शर्त है तालिबान के साथ कि अफ़गानिस्तान के पीस को मेंटेन किया जाएगा तालिबान के द्वारा। कोई भी जो ऐसी अग्रेसिव स्टेप्स जो पहले लिए जाते थे अब वो नहीं लिए जाएंगे। तो ये एक पीस टॉक है, दोहा में होना है और दोहा में जो मीटिंग हुई है उसमें हाँ अब इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कि इस निगोसिएशन में तालिबान के साथ यूएस अफ़गानिस्तान के इस निगोसिएशन को पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बैकिंग दी है, राइट। तो अब आपको इस पूरे पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि इन सब का एक जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर आ सकता है। किस तरीके से इंडिया को इन सारी चीज़ों से बाहर रखा जा सकता है, इंडिया को इग्नोर किया जा सकता है, इंडिया को बाईपास किया जा सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1999 की बात है, 1999 की बात है जब एक प्लेन को हाईजैक किया गया था और उस समय में ये एक्शन तालिबान के द्वारा लिया गया था। तो तालिबान के साथ जो भारत की जो पुरानी कुछ घटनाएं हैं, यादें हैं, वो बहुत ही कड़वी हैं। इस वजह से भारत इस बात में बहुत सतर्क रहता है कि अब जो आगे की सिचुएशन होगी वो किस तरीके की होगी, किसका कितना इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर इन सब नज़रिए से देखा जाए तो इस समय में एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज अब्दुल्ला का यहाँ भारत में आना, इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, भारत को एक ऑप्शन देना, भारत को उनके साथ इस पूरे मुद्दे को डील करना, डिस्कस करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड नाउ एक जो हमारा बहुत पुराना रिलेशन है अफ़गानिस्तान के साथ, जो हम कल्चरल और हर तरीके का इकोनॉमिक रिलेशन शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है नाउ द बॉल इज़ इन द दिल्लीज़ कोर्ट। बिकॉज अब तक ये लग रहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा जो सपोर्टिव रोल
रोल है इस पूरे इशू में, इस पूरे कंसेंसस में, वो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भारी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का अपना एक रोल है, हर कंट्री के साथ जो बायलैटरल रिलेशन वो इतना स्ट्रांग है, वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये इस बार के मेंस के लिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये जो एक क्रक्स है इस पूरे डिस्कशन का, उसको हमें फील करना है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट, वाई अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इंडियाज प्रेजेंस इन दिस पीस टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये क्रक्स जो है इसको हमें समझते जाना है और इस तरीके से आंसर राइटिंग की फॉर्मिंग, आंसर राइट का पूरा फॉर्मेट क्रिएट करना है, बनाना है। एंड द अब्दुल्लाज विजिट, इट इज़ एपरेंट द काबुल ऑल्सो वांट्स मोर इंडियन एंगेजमेंट इन द प्रोसेस। तो जाहिर तौर पर अभी यही चाहा जा रहा है कि जो भारत का अपीयरेंस है वो ज़्यादा हो, इंगेजमेंट ज़्यादा हो। Certainly, opening channel of communication with Taliban now seems inevitable, even though concern about the Taliban's link with the Pakistan's nurtured Haqqani and other networking sites, and at the very least, it would mean acknowledge that the Pakistan has equally important role in the regional consensus. लेकिन वहाँ पर अब इंडिया का भी रोल जो है वो एक्नॉलेज किया जा रहा है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही देश अभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वहाँ पर उस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में, सिचुएशन में। तो एक डायलेमा जो अभी भारत के सामने था वो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये पूरा इंडिया के लिए, जिसको हमें ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, और इसके जो आर्टिकल्स आएंगे उसके बाद हमें उसकी लेयरिंग करती जानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एज आई प्रॉमिस यू कि हम लोग इस बार करंट अफेयर्स में और अच्छा काम करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, इसको व्यूज़ को बढ़ाने में मेरी मदद करें, बिकॉज अगर व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होता है। नो डाउट हम लोग पिछले वाले चैनल पर स्टेप अप आइज से बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एंड हमें वहाँ पर रिकॉग्निशन भी मिलने लगा था, काफ़ी व्यूज़ भी बढ़ गए थे, बट हमें फिर से एक बार शुरू करना पड़ा है सब कुछ। तो इसमें मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगी, एंड आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, और बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। थैंक यू।